Dear students, good morning. Myself Dr. Jagjit Kaur Saluja, Professor Physics, Government VYT PG Autonomous College, दुर्ग। मैं आपको BSc फर्स्ट ईयर का 5th यूनिट का इलास्टिसिटी वाला चैप्टर पढ़ाना चाहती हूँ। इलास्टिसिटी आप लोगों ने 11th और 12th में उसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी। जब किसी वस्तु पर हम बाह्य विरूपक बल लगाते हैं तो उसकी लंबाई में प्रसार होता है और उसके कारण उसमें विकृति उत्पन्न हो जाती है, और प्रतिबल और विकृति के अनुपात को हम यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। यदि आपने किसी भी वस्तु में लंबाई की दिशा में प्रतिबल लगाया है तो उसको हम अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं, उसके कारण उत्पन्न विकृति को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। पर यंग प्रत्यास्था गुणांक की परिभाषा के पहले हमें ये जानना चाहिए कि प्रत्यास्थता पदार्थ क्या होते हैं। जब आप किसी भी सॉलिड को बाह्य विरूपक बल लगाते हैं तो उसके आयतन अथवा उसकी लंबाई अथवा उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। ये और बाह्य विरूपक बल यदि आप हटा देते हैं तो वापस वो अपनी पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। तो वस्तुओं के इस गुण को हम प्रत्यास्थता कहते हैं। और प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट नियम होता है जिसे हम हुक का नियम कहते हैं। हुक के नियम के अनुसार जो आपने बल लगाया है उसका प्रतिबल मतलब जब आप जो भी वस्तु पर बल लगाते हैं, यदि बाह्य विरूपक बल F है और उसका क्षेत्रफल L² है तो बाह्य प्रतिबल और क्षेत्रफल के अनुपात को प्रतिबल कहते हैं। तो प्रतिबल के कारण जो विकृति उत्पन्न होती है आकार में अथवा आयतन में, तो उस विकृति को प्रतिबल के समानुपाती कहते हैं। ये हुक का नियम है। यदि आप इस समानुपाती नियतांक को इस समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो प्रतिबल = E × विकृति होता है। इस E को हम प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है वह अलग अलग प्रतिबल लगाने पर अलग अलग तरह की जो विकृति उत्पन्न होती है उसे हम प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। और उसके हिसाब से हम 4 प्रत्यास्थता गुणांक जानते हैं, मेनली 3। यंग प्रत्यास्थता गुणांक, जब आपने अनुदैर्ध्य प्रतिबल लगाया और अनुदैर्ध्य विकृति उत्पन्न हुई तो वह यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है। यदि आपने अपरूपण प्रतिबल लगाया और अपरूपण विकृति उत्पन्न हुई है तो वो दृढ़ता गुणांक ईटा कहलाता है। और यदि आयतन प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात को हम बल्क मॉडुलस या आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। और सिग्मा जो होता है वो अनुप्रस्थ विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं। इन चारों में एक संबंध अलग अलग होता है, अलग अलग हम पढ़ेंगे। तो पहला संबंध हम पढ़ेंगे y के तथा सिग्मा के बीच में। इस संबंध को पढ़ने के लिए हमें कुछ चीज़ों का जानना जरूरी है। वो ये है कि हमने अभी डेफिनेशन लगाई यंग प्रत्यास्थता गुणांक की, वो है y = अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। इसी को आप यदि मैथमेटिकली सॉल्व करें तो y बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल गुणित प्रारंभिक लंबाई और लंबाई में वृद्धि। अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है आपका F/L², और अनुदैर्ध्य विकृति आपकी क्या होती है, लंबाई में जो परिवर्तन हुआ है डिवाइडेड बाई प्रारंभिक लंबाई। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लंबाई में वृद्धि आप निकाल सकते हैं। इसको सॉल्व करते हैं यदि लंबाई में वृद्धि बराबर F/L² × L/y होगा, एक L कैंसिल हो जाएगा और आपको लंबाई में वृद्धि F/YL प्राप्त होगी। लंबाई में वृद्धि, या आप इसको ये भी कह सकते हैं लंबाई में परिवर्तन, ये उस समय होता है जिस दिशा में आप बल लगाते हैं। किसी भी वस्तु में जिस दिशा में आप बल लगाते हैं तो उसकी लंबाई में परिवर्तन होता है। यदि बल बाहर की ओर लगाया है तो लंबाई में प्रसार होगा, बल अंदर की ओर लगाया है तो लंबाई में संकुचन होगा। साइमल्टेनियसली जब आप किसी भी वस्तु में बल लगाते हैं तो यदि एक दिशा में लंबाई में वृद्धि होती है तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लंबाई में कमी होती है। इसका उदाहरण आप लोग जानते हैं। यदि एक रबर बैंड ले लें, यदि आप उसको बीच से कट कर दें और उसको लंबा खींच लें और उसको थोड़ा सा फोर्स लगा के खींचें तो आप देखेंगे कि उसकी लंबाई तो बढ़ गई है, लेकिन उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला हिस्सा है वो उसमें कमी आ जाती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जब आपने एक दिशा में बल लगाया और प्रसार हुआ तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लंबाई में संकुचन होता है। तो इसको समझने के लिए जब y के तथा सिग्मा में हमें संबंध ज्ञात करना है तो हम उसके लिए एक घन लेते हैं, क्यूब जिसको कहते हैं आप। यहाँ पर उसका नाम दिया है मैंने OABCDEGH। इसकी तीनों दिशाएं हमने ली हैं, x दिशा, y दिशा और z दिशा। x दिशा के अलावा जो फेजेस हैं ABHG और दूसरा है OCDE, हमने दोनों तरफ बाहर की ओर बल लगाया। इसी तरह y दिशा में भी हमने फलक EGHD में बाहर की ओर बल F इक्वल फोर्स है, और उसी तरह OABC में भी हमने बाहर की ओर बल लगाया।
सिमिलरली आप जेड दिशा में भी, जो फलक यहाँ पर एक दिखाई नहीं देता है, यहाँ पर हमने जेड दिशा में भी बल लगाया हुआ है, दोनों बाहर की ओर बल लगाए। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एक्स दिशा में बल लगाते हैं तो एक्स दिशा घन की भुजा की लंबाई में वृद्धि होगी एक्स दिशा में, तो एक्स दिशा में जो लंबाई में वृद्धि होगी उसका मान कितना आएगा, F/YL। क्यों? क्योंकि हमने बाहर की ओर बल लगाया, दोनों तरफ से हम उसे खींच रहे हैं। तो हम ये देखेंगे कि एक्स दिशा में जो बल लगाया है, एक्स दिशा में बल F के कारण क्या हो रहा है, तो बल F के कारण एक्स दिशा में बल F के कारण एक्स दिशा में प्रसार हुआ, किसमें, घन की भुजा में। तो एक्स दिशा में प्रसार कितना आया है, F/YL। सिमिलरली मैंने आपसे कहा था कि जिस दिशा में बल लगाया जाता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में संकुचन होता है। तो y इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में y है और z है, तो y दिशा में क्या होगा, घन की भुजा की लंबाई में संकुचन होगा। संकुचन हमने क्या निकाला हुआ है, सिग्मा F/YL। सिमिलरली z दिशा में भी x दिशा में जो बल लगाया है उसके कारण, ये समझने लायक बात है कि x दिशा में जब बल लगाया है बाहर की ओर, x दिशा में प्रसार हुआ, y दिशा और z दिशा में संकुचन हुआ। सिमिलरली y दिशा में जब आप कंसीडर करते हैं तो y दिशा में क्या होगा, y दिशा में बल के कारण y दिशा में प्रसार होगा, क्योंकि यहाँ पर भी बल हमने बाहर की ओर लगाया। तो इसके साथ z दिशा में संकुचन होगा क्योंकि y के परपेंडिकुलर है। तो z दिशा में जो संकुचन है उसका मान कितना आएगा, यहाँ से सिग्मा F/YL। और x दिशा में भी घन की भुजा की लंबाई में संकुचन होगा जिसका मान सिग्मा F/YL होगा। अब इसी तरह से तीसरा, जब आपने z दिशा में बल लगाया, z दिशा में बल लगाया तो z दिशा में, क्योंकि z दिशा में भी हम उसके फेजेस पे बाहर की ओर बल लगा रहे हैं, तो z दिशा में घन की भुजा की लंबाई में प्रसार। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैं बताना चाहूँगी कि प्रसार यहाँ पर एक्सपेंशन है और संकुचन यहाँ पे कंप्रेशन है। अनुदैर्ध्य प्रतिबल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, k को बल्क मॉडुलस कहते हैं, ईटा को मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं, सिग्मा इज पॉइसन्स रेशियो। तो z दिशा में प्रसार हुआ, ये कितना होगा, F/YL। और x दिशा में क्या होगा, x दिशा में संकुचन होगा, तो संकुचन का मान कितना होगा, सिग्मा F/YL। इसी तरह से y दिशा में भी संकुचन, इसका मान होगा सिग्मा F/YL। अब हमने चूंकि तीनों डायरेक्शन में इक्वल फोर्सेस बाहर की ओर लगाए हैं, जब आप तीनों दिशाओं में एक साथ बल लगा रहे हैं तो x दिशा में परिणामी क्या हो रहा है, तो आप देखिए x दिशा में लगने वाले बल के कारण x दिशा में प्रसार हुआ जिसका मान F/YL है, y दिशा में लगने वाले बल के कारण x दिशा में संकुचन हुआ, और z दिशा में बल लगने के कारण x दिशा में संकुचन हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि x डायरेक्शन में लेंथ बढ़ रही है और y और z में घट रही है। तो हम संकुचन को नेगेटिव और इसको पॉजिटिव ले लेते हैं प्रसार को, तो x दिशा में परिणामी क्या हो रहा है, x दिशा में परिणामी प्रसार आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि x दिशा में परिणामी प्रसार में F/YL पॉजिटिव है और x दिशा में संकुचन सिग्मा F/YL है, इसलिए इसको नेगेटिव ले लिया, और z दिशा में लगने वाले बल के कारण x दिशा में संकुचन है, इसको भी हमने नेगेटिव ले लिया। तो ये कितना हो जाएगा, F/YL 1 माइनस इन दोनों को ऐड कर देंगे 1 माइनस 2 सिग्मा। मतलब x दिशा में y और z सब के कारण जो परिणामी प्रसार हो रहा है F/YL 1 माइनस 2 सिग्मा हो रहा है। इसी तरह से आप यहाँ पर देखिए y दिशा में, x दिशा में लगने वाले बल के कारण y दिशा में संकुचन हो रहा है जिसको हम माइनस सिग्मा F/YL ले लेंगे, y दिशा में लगने के कारण प्रसार हो रहा है जिसको पॉजिटिव F/YL ले लेंगे, z दिशा में लगने वाले बल के कारण y दिशा में संकुचन हो रहा है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि y दिशा में भी परिणामी प्रसार का मान जो है वो F/YL 1 माइनस 2 सिग्मा होगा। इसी तरह से z दिशा में देखिए तो x दिशा में लगने वाले बल के कारण z दिशा में संकुचन हो रहा है, y दिशा में लगने वाले बल के कारण z दिशा में संकुचन हो रहा है, और z दिशा में लगने वाले बल के कारण प्रसार हो रहा है। तो प्रसार F/YL पॉजिटिव, यहाँ पर ये नेगेटिव और यहाँ पर ये नेगेटिव, तो ये भी देखेंगे आप। तो z दिशा में भी आपको F/YL 1 माइनस 2 सिग्मा। यहाँ पर आपको ये भी बताना था कि जो क्यूब आपने लिया है उसकी हर साइड की लेंथ जो है L है, इसीलिए इस घन का आयतन जो है वो L की घात 3 या L क्यूब है। तो
इसकी प्रारंभिक लंबाई l थी और प्रत्येक दिशा में लंबाई इतनी बढ़ गई, F/YL 1 माइनस 2 सिग्मा। इसका मतलब क्या हुआ कि घन की लंबाई में परिवर्तन हो गया है और नई लंबाई उसकी F/YL 1 माइनस 2 सिग्मा प्लस l हो गई है। तो घन की भुजा की लंबाई में वृद्धि हो गई। तो घन की भुजा की लंबाई में वृद्धि कितनी हुई? घन की भुजा की लंबाई में परिणामी प्रसार, ये हो गया L प्लस F/YL 1 माइनस 2 सिग्मा। मतलब लंबाई L थी, L से बढ़कर L प्लस F/YL 1 माइनस 2 सिग्मा हो गई। तो अब इसका आयतन भी बढ़ गया, इसलिए आयतन में प्रसार कितना हुआ? आयतन में प्रसार बराबर, ये आपकी एक एक साइड की हर तरफ की भुजा की लंबाई सेम बढ़ी है, इसलिए आयतन में प्रसार हो जाएगा। आयतन हो जाएगा, नया आयतन उसका होगा F/YL 1 माइनस 2 सिग्मा होल क्यूब। हम निकालना चाह रहे हैं आयतन में प्रसार या आयतन में परिवर्तन, तो ये माइनस होगा प्रारंभिक आयतन। अब इसको a प्लस b का होल क्यूब से खोल देते हैं हम। वी विल गेट L क्यूब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब f क्यूब y क्यूब l क्यूब 1 माइनस 2 सिग्मा क्यूब माइनस l क्यूब। तो आप देखेंगे l क्यूब और l क्यूब कैंसिल हो गया है। यहाँ पर जो क्वांटिटी है F/YL, ये बहुत ही छोटी राशि होती है, क्योंकि ये बहुत छोटी राशि है, इसलिए इसके स्क्वायर F स्क्वायर y स्क्वायर l स्क्वायर और इसका क्यूब f क्यूब y क्यूब, ये नेग्लिजिबल हो जाएगा। इसको हम यहाँ से हटा देंगे। तो इसलिए हमको आयतन में जो प्रसार मिलेगा वो कितना मिलेगा? दिस विल बी इक्वल्स टू 3l स्क्वायर F/YL 1 माइनस 2 सिग्मा। इसका मतलब ये हुआ कि आयतन में जो परिवर्तन है, आयतन में जो प्रसार है, उसका मान आया 3l स्क्वायर F/YL 1 माइनस 2 सिग्मा। जब आपके पास आयतन में प्रसार या आयतन में परिवर्तन आपको ज्ञात हो गया है, तो आप आयतन विकृति और आयतन बल्क मॉडुलस भी निकाल सकते हैं। तो बल्क मॉडुलस क्या होगा? इसलिए आयतन विकृति जो होगी, आयतन विकृति मतलब आयतन में परिवर्तन। आयतन में परिवर्तन कितना हुआ? 3l स्क्वायर F/YL 1 माइनस 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई प्रारंभिक आयतन। प्रारंभिक आयतन है तो इस तरह से आप आयतन विकृति निकाल लेंगे। जब आयतन विकृति निकल जाए तो हम बल्क मॉडुलस निकाल सकते हैं। बल्क मॉडुलस के बराबर होता है आयतन प्रतिबल, और प्रतिबल है F/L स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 3l स्क्वायर F/YL 1 माइनस 2 सिग्मा, यहाँ का l क्यूब आ जाएगा डिवाइडेड बाई। इसको आप सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 सिग्मा। दिस इज द फर्स्ट रिलेशन बिटवीन y, k एंड सिग्मा। सिंप्लीफाई करना है, सिंपली l स्क्वायर l क्यूब में कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट रिलेशन बिटवीन y, k एंड sigma, where y is Young's modulus, eta is modulus of rigidity and k is bulk modulus, sigma is Poisson's ratio. But here we have calculated y is equal to 3k 1 minus 2 sigma, y is Young's modulus, k is bulk modulus and sigma is Poisson's ratio. Thank you.